हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम वाइब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल पालवी और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा। ठीक है, मैं चाह रही थी क्लास लाइव हो ताकि आपके क्वेश्चंस को मैं देख पाऊँ, पर ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट जब भी कोई ऐसा टॉपिक होगा तो हम उसको लाइव करेंगे स्टूडेंट्स, और आप सब लोग लाइव जरूर ज्वाइन करिए जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी लाइव में दे पाऊंगी। ठीक है, चलिए। तो आदर्श आचार संहिता बात करने के बाद हम ये भी देखेंगे जैसे आपके मन में जो उलझने हैं कि रिजल्ट्स, एग्जाम्स, इन सब का क्या होगा, वो भी हम आखिरी में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा आदर्श आचार संहिता होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मुद्दे की या टॉपिक की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। ठीक है, और चुनावों की घोषणा मेरे हिसाब से मैं ये मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपको शाम तक आज, है ना, आज शाम तक आपको पता चल जाएगा या फिर दोपहर में ही आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि आचार संहिता जैसे ही चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, वैसे ही आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, और ये कब तक लगी रहती है? चुनाव तिथियों की घोषणा से, चुनावों की घोषणा से, चुनाव तिथि की घोषणा से परिणाम तक। जब तक उसका परिणाम नहीं आ जाता, यानी कि काउंटिंग नहीं हो जाती है वोट की, तब तक आदर्श ये जो आचार संहिता है ये लगी रहती है। ठीक है, तो ये हुई आचार संहिता की बात। अब हम बात करेंगे पहली बात तो कि ये कब हुई, कैसे शुरुआत हुई, इसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि इसका संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा भारत जब से आजाद हुआ और जब से हम चुनाव हो रहे हैं, जब से हमारे भारत में, तब से ये आचार संहिता का एक कार्यक्रम चल रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1962 में, 1960 में केरल की विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले आदर्श आचार संहिता को, यानी कि आचार संहिता को यूज किया गया, लगाया गया। और इससे क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम इसे, अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे इसको। और उसके बाद 1962 में लोकसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स, ये जो आचार संहिता है, ये जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको विनियमित करने के लिए लगाई जाती है। क्यों? ताकि जो हमारे चुनाव हो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। आपको पता है जो सत्तारूढ़ दल होता है या पार्टी रहती है, जिसकी गवर्नमेंट रहती है, वो लोग चाहे तो इस पावर का इनडायरेक्टली बहुत यूज कर सकते हैं, और कहीं वो उसका यूज कर अपना वोट बैंक ना बढ़ाने की कोशिश करें। इसीलिए इस आचार संहिता को लगाया जाता है, जिससे किसी भी उम्मीदवार को ऐसी मतलब गलत गतिविधि के द्वारा वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले 1960 में हमने देखा कि केरल विधानसभा में क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई, और 1962 के लोकसभा के चुनावों में भी, फिर लोकसभा के चुनाव में इसको आदर्श आचार संहिता का प्रयोग किया गया। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से संबंधित चीजें होती है। मैंने बोला कोई ऐसा व्यवहार ना किया जाए, जैसे कि सबसे पहले तो आचरण, सभा, रैली या जुलूस, या मतदान केंद्र की बात करें। देखिए, यदि हम आचरण की बात कर रहे हैं तो जो भी उम्मीदवार हैं या फिर जो भी पार्टीज हैं, वो कभी किसी विरोधी विपक्ष का जो आलोचना करती हैं, है ना, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि पर्सनल करें, उनके रिकॉर्ड्स के माध्यम से उन्होंने क्या क्या किया उस माध्यम से उन पर आलोचना की जानी चाहिए। ऐसा आचरण होना चाहिए। जातिगत और सांप्रदायिक आधार पर किसी को सिखाना नहीं, आचरण अच्छा होना चाहिए। दूसरा, यदि हम सभा की बात करें तो अगर कोई भी पार्टी का एक कोई मीटिंग हो रही है या किस जगह हो रही है, तो उसकी सूचना वहाँ के पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए। जुलूस निकालते समय भी बताना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस समय वहां पर कुछ ऐसी विवादास्पद स्थिति हो जाए तो बाद में पुलिस को सूचना मिले। अगर वहीं पर पहले से सूचना रहेगी तो बहुत काम आसान होगी। तो सभा कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, हो सकता है जुलूस जब एक पार्टी का निकल रहा हो उसी समय कोई दूसरी पार्टी का भी जुलूस उसी समय उसी रास्ते से निकलना हो, तो ये सारी जानकारियां वहां के पुलिस अधिकारियों को देना चाहिए। मतदान दिवस वाले दिन की बात करें तो आपने देखा होगा कि पार्टी के लोग और उम्मीदवार वहां मौजूद भी होते हैं, तो वहां पर चुनाव चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, वहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, अधिकारियों का सहयोग दिया जाना चाहिए उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उसके अलावा कि ऐसी झूठी घोषणाओं, जैसे आपने 2013 का घोषणा पत्र देखा होगा, तो ऐसी झूठी घोषणाओं और वादों से बचना चाहिए। ठीक है, और जैसे मतदान के 48 घंटे पूर्व जो बांटा जाता है पैसे वगैरह, वो सब उनसे बचना चाहिए, और पैसे वगैरह बांटना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार कम करना चाहिए। आगे देखेंगे कि इसी चीज को देखते हुए, एक मिनट रुकिएगा, इसी चीज को देखते हुए
1991 में भ्रष्टाचार को देखते हुए 1991 में चुनाव आयोग ने सख्ती से आचार संहिता लागू करने की क्या दी थी, सलाह दी थी कि सख्ती से क्या किया जाए, आचार संहिता को लागू किया जाए। और वहीं हम 1979 की बात करें, एक मिनट रुक जाओ, 1979 में जो सत्तारूढ़ दल होते हैं ना, मतलब जो पार्टी रहती है जो उस समय सत्ता पर रूढ़, मतलब जिसकी गवर्नमेंट है इनडायरेक्टली, मतलब सीधी बात की जाए तो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उस समय उनके लिए 1979 में बनाया गया कि सत्तारूढ़ दल क्या करेगी, उनका उन संसाधनों का गलत उपयोग नहीं करेगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के है ना। जो इसी प्रकार से तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा स्टूडेंट्स, है ना। संसद और लोकसभा का हम मतलब लोकसभा और विधानसभाओं के जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम चाह रहे हैं, यदि एक पार्टी फॉर्म में है और उसके पास पावर है तो वो तो उसका मिसयूज करेगी और वोट बैंक को अपनी तरफ हासिल करने की कोशिश करेगी। तो 1979 में जो सत्तारूढ़ दल है उनके लिए बनाए गए इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो जो उनकी आधिकारिक यात्रा हो गया उसको चुनावी वो नहीं करेंगी, ठीक है, चुनाव तरीके से प्रमोट नहीं कर सकती, ऐसे बहुत से 1979 में बताए गए, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सब चीजें हैं, जैसे हमारा एक व्यवहार होता है उसीलिए हमने बनाया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, तो उम्मीदवारों राजनीतिक दलों के भी कुछ व्यवहार होना चाहिए उस समय, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इनके लिए दंड के प्रावधान है, हाँ, तो उम्मीदवारी भी इनकी रोकी जा सकती है, चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि इसका तो कोई वैधानिक आधार तो है नहीं आचार संहिता का, क्योंकि संविधान में उल्लेखित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वैधानिक आधार नहीं है, ठीक है, वैधानिक आधार नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली कुछ अन्य प्रावधानों के आधार पर इसके मामले में सजा दी जाती है। कुछ अन्य प्रावधान कैसे हो गए, जैसे कि आप लोग देखेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, आईपीसी 1860 1973 और ये 1951, ठीक है। क्या हुआ है, इससे पहले भी मैंने एक क्लास ली है और मुझे लग रही है बहुत क्लास इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही बोल रही हूँ मैं, आप लोग समझिए। ये जो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम है ना, या जन प्रतिनिधि अधिनियम भी बोलते हैं इनको, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लेना, है ना। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपकी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, ये वो प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ, हमने जो आचार संहिता के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी थी वो हमने पढ़ी। इसी के साथ हम और आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि बहुत सी मिनिस्ट्री बहुत से तरीके के क्या करती हैं, एप्स वगैरह निकालते हैं, आयोग वगैरह, जैसे मैंने महिलाओं के लिए आपको महिला आयोग, आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि महिलाओं से संबंधित बहुत सी सुविधाएं या ऐप वगैरह निकाले जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके माध्यम से उनको सुरक्षा मिले। ऐसे ही सी विजिल ऐप है, सी विजिल, ठीक है, ये किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। मतलब इस ऐप के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग ऐसा कुछ होते देखें, कोई रिश्वत लेते हुए या भ्रष्टाचार लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, करप्शन करते हुए किसी उम्मीदवार को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप लोग उनका वीडियो बना के भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, है ना, डायरेक्ट चुनाव आयोग को उनकी कार्रवाई होगी, ठीक है। और आपकी जो भी पहचान है उसको गोपनीय रखा जाएगा पूरे रूप से, ठीक। 2 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं आप इसमें, ये सब चीजें इसमें कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आपसे पूछा जा सकता है, चुनाव आयोग ने डाली है, जिससे क्या हो, निष्पक्ष चुनाव। हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बना रहे, और उसमें लोकतंत्र की नींव क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही उस लोकतंत्र की क्या है स्टूडेंट्स, नींव होते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई आचार संहिता के बारे में। अब बात करते हैं आपके एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पटवारी के एग्जाम्स का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उस एग्जाम्स में अभी तो जांच होनी है, तो हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस बीच में रिजल्ट आएंगे, तो जब तक जांच का विषय है तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। और रही बात वैकेंसीज की, तो जिस भी वैकेंसीज जैसे एसआई वगैरह की आप वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, तो उन वैकेंसीज में क्या है, उन वैकेंसीज में अभी अगर इन आचार संहिता लागू होने से पूर्व अगर उनकी अनुमति हो गई है तो वो आ सकती हैं, और अगर नहीं हुआ है तो फिर वो नहीं आएंगी वैकेंसी, ठीक है। और रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं आप लोग, तो वो अब देखने होंगे कि अगर रिजल्ट्स चाहें तो वो लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन पटवारी का भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं,
बाकी और रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। पर नोटिफिकेशन किसी भी वैकेंसी का तभी आ सकता है जब वो आदर्श आचार संहिता मतलब जिस दिन, जैसे आज हो जानी चाहिए लागू, मैं वीडियो सुबह बना रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपको शाम को मिले तो आचार संहिता तब तक लग चुकी हो और चुनावों की तारीखें आपको पता चल चुकी हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद तो कोई नई वैकेंसी आने का वैसा नहीं है, लेकिन अगर उससे पहले उसको अनुमति हो गई है, उस पर सिग्नेचर वगैरह सब हो गए रखा गए हैं और वो 1-2 दिन में आ सकती है अगर उससे पहले की डेट्स में हो चुका है काम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।